दिस इज़ आगा शहरियार खान। आज हम 2024 का रिकैप करते हुए तमाम मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल इवेंट्स को कवर करेंगे एंड द एस्पायरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर CSS 2025 वो इवेंट्स इन इवेंट्स को नोट डाउन करें और इसकी ज़रूर प्रिपरेशन करें बिकॉज दीज इवेंट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर इंग्लिश एसे, करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस एज वेल एज पॉलिटिकल साइंस। हम रीजन वाइज तमाम इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट्स को कवर करते हुए चलेंगे। अगर मैं सबसे पहले मिडिल ईस्ट की बात करूं तो मिडिल ईस्ट में हमने देखा कि 1 ईयर कंप्लीट होता है इसराइल गज़ा वॉर को, और उसका जो इम्पैक्ट है या जो इम्प्लीकेशंस हैं वो पूरे मिडिल ईस्ट के ऊपर बढ़ती चली जाती हैं। जो वॉर सिर्फ गज़ा तक लिमिटेड थी, हमने देखा इस साल में कि वो यमन की तरफ भी गई, उसने लिबनान के ऊपर भी अपना इम्पैक्ट डाला और फिर आहिस्ता आहिस्ता अब वो ईरान की तरफ बढ़ रही है और ऐसा लग रहा है कि आगे चल के डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन बिटवीन इज़राइल एंड ईरान जो है उसके प्रोस्पेक्ट्स जो हैं या उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत हद तक बढ़ गई है। लेकिन इसके अंदर जो एक ड्रामेटिक चेंज आ सकता है वो अराइवल ऑफ ट्रंप है। ट्रंप के आने की वजह से मुमकिन है कि यहाँ पर कोई सीज़ फायर हो जाए या इसका कोई सॉल्यूशन पॉसिबल हो। फिर जो दूसरी चीज़ हमने मिडिल ईस्ट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट देखा वो है द कोलैप्स ऑफ असद रिजीम बिकॉज ऑफ ईरान का जो इसराइल के साथ मसला चल रहा था उसकी वजह से, फिर रशिया का यूक्रेन वॉर के अंदर इंगेज होना, फिर यूएस का सपोर्ट करना इसराइल को, इन तमाम सिनेरियो की वजह से हमने देखा कि जो सपोर्ट सिस्टम बशारुल असद को मिल रहा था थ्रू ईरान एंड थ्रू ईरान्स एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस या थ्रू रशिया, वो ना नहीं मिला और फिर एट द एंड हमने देखा कि बशारुल असद का और असद फैमिली का जो रिजीम है वो क्लैप्स होता है सीरिया के ऊपर और इसकी वाइड इम्प्लीकेशंस होंगी रीजन के अंदर। फिर अगर हम चलें थोड़ा सा साउथ एशिया की तरफ, तो साउथ एशिया में हमें तीन डिफरेंट कंट्रीज़ में इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट्स होते हुए नज़र आते हैं। द फर्स्ट वन इज़ बांग्लादेश। हमने देखा बांग्लादेश में भी हसीना वाजिद का जो रिजीम है वो कोलैप्स हुआ। एक ऐसा प्रोटेस्ट जो कोटा सिस्टम की वजह से स्टार्ट हुआ था, स्टूडेंट्स की वजह से वो सिस्टम प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था, बट बिकॉज ऑफ हाई हैंडेडनेस पॉलिसीज़ ऑफ हसीना वाजिद्स गवर्नमेंट वो पूरे मुल्क में फैला और एट द एंड उन्हें जो है वो मुल्क छोड़कर जाना पड़ा। फिर इसी तरह हमने देखा कि जी अफ़गानिस्तान में 3 साल जो है वो तालिबान गवर्नमेंट ने कंप्लीट किए। ये कहना चाहिए कि सक्सेसफुली कंप्लीट किए, क्योंकि जब तालिबान का अराइवल हुआ था आफ्टर द विड्रॉल ऑफ यूएस फोर्सेस, तो ये कहा जा रहा था कि तालिबान जो है वो नॉन स्टेट एक्टर तो बड़े अच्छे हो सकते हैं लेकिन वो स्टेट एक्टर का रोल अच्छे तरीके से प्ले नहीं कर सकते। और उस वक्त ये पेशन गोइयाँ की जा रही थी कि अफ़गानिस्तान में अगेन एक सिविल वॉर स्टार्ट हो जाएगी और डिफरेंट फैक्शंस फिर जो है वो एक पावर गेम में जो है वो अपने आप को इंगेज कर लेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। तालिबान ने जो है वो गवर्नेंस को भी संभाला और जो है वो सक्सेसफुली 3 साल तक जो है वो उन्होंने एक स्टेट एक्टर की हैसियत से जो है वो अपना नेशन को रन किया। ये अलग बात है कि पाकिस्तान के साथ उनके रिलेशंस अच्छे नहीं रहे और हमारी जैसी उम्मीद थी तालिबान से कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है वो आफ्टर द अराइवल ऑफ तालिबान वो कम होगा, वो उल्टा बढ़ गया। और जो हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी कि तालिबान जो है वो टीटीपी को कंट्रोल करेंगे और डिफरेंट टेररिस्ट फैक्शंस लाइक आईएसआईएस को उसको कंट्रोल करेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ और उल्टा पाकिस्तान में टेररिज्म बढ़ गया। फिर जी हमने देखा इंडिया में मोदी साहब की थर्ड टर्म, मोदी साहब द मोदी अगेन वॉन द इलेक्शन इन इंडिया, अगेन अ मेजर विक्ट्री फॉर नरेंद्र मोदी। इसका क्या इम्पैक्ट आएगा रीजन में वो आपने ज़रूर प्रिपेयर करना है, क्योंकि हमने देखा था कि आफ्टर द फर्स्ट टर्म जो नरेंद्र मोदी की सेकंड टर्म थी उन्होंने उनमें जो है वो बड़े एक ड्रेस्टिक डिसीजंस लिए, ख़ास तौर पर रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 कश्मीर के अंदर। अब देखते हैं वो अपनी थर्ड टर्म में क्या इस तरह के डिसीजंस लेते हैं जिसके उससे जो है वो रीजनल स्टेबिलिटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है। फिर अगर मैं यूरोप की बात करूं तो यूरोप में जो है वो 1000 डेज ऑफ यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको हुए और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हर दिन के साथ साथ वो चलता चला जा रहा है और उसका एंड हमें नज़र नहीं आ रहा। बट अगेन जैसा कि मैंने कहा कि न्यू फैक्टर अराइवल ऑफ ट्रंप, ये उम्मीद की जा रही है कि शायद जो है वो अब इस वॉर में
कोई सीज़ फायर हो और हम पीस की तरफ जाएँ। फिर जी एंटी इमिग्रेशन प्रोटेस्ट हमने देखे इंग्लैंड में बड़ा उन्होंने ज़ोर पकड़ा, तमाम इंग्लैंड में वो एंटी इमिग्रेशन प्रोटेस्ट हुए और अभी रिसेंटली जो है वो कल की ही न्यूज़ है कि जर्मनी में जो एक इंसिडेंट होता है क्रिसमस मार्केट के अंदर कि एक कार जो है वो वहाँ पर जो शॉपिंग कर रहे थे उनके ऊपर वो चढ़ा देते हैं। इट इज़ काइंड ऑफ ए टेररिस्ट अटैक और उसके बाद से जो है वो जर्मनी में भी जो है वो एंटी इमिग्रेंट प्रोटेस्ट और ख़ास तौर पे एंटी मुस्लिम इमिग्रेंट प्रोटेस्ट जो है वो शुरू हो गए हैं और इससे जो है वही इस्लामोफोबिया जो है वो राइज़ हो रहा है यूरोप में और एंटी इमिग्रेंट पॉलिसीज़ और ख़ास तौर पे जो पॉपुलिस्ट रिजीम्स हैं या पॉपुलिस्ट लीडर्स हैं वो ज़ोर पकड़ रहे हैं यूरोप के अंदर। Last but not the least, Trump 2.0, arrival of Donald Trump. Again, as the president of United States of America, he won elections comfortably अगेंस्ट कमला हारिस और तमाम स्विंग स्टेट्स उन्होंने जीती जैसा कि प्रिडिक्ट नहीं किया जा रहा था। अब देखते हैं उनका टेन्योर कैसा रहता है, क्या वो वही तमाम पॉलिसीज़ को परस्यू करते हैं जैसा कि उन्होंने अपने फर्स्ट टर्म में की थी, यानी अमेरिका ग्रेट अगेन, यूनिलैटरल पॉलिसीज़, ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट जाना, मल्टीलेटरलिज्म के अगेंस्ट बात करना। क्या वो यही तमाम चीज़ें करते हैं या फिर इस दफ़ा का ट्रम्प जो है वो डिफरेंट होगा? इसके ऊपर भी आने वाले दिनों में ये मज़ीद पिक्चर क्लियर होगी। फिर लास्ट हमने देखा जी ईस्ट एशिया के अंदर द फेल्ड अटेम्प्ट ऑफ मार्शल लॉ इन साउथ कोरिया जो विद इन आवर्स के अंदर ही रिवर्स हो गई। तो ये तमाम इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो आपको ज़रूर कवर करने चाहिए, इनके कॉजेज़, इनके जो है वो इम्प्लिकेशंस, इनके प्रोस्पेक्ट्स और आइंदा आने वाले दिनों में जो है इनके अंदर क्या चेंजेस आ सकती हैं, ये चीज़ें आपने ज़रूर कवर करनी है इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। दिस इज़ इट फ्रॉम माय साइड, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।